नमस्कार। कार्बोहाइड्रेट में ये हमारा लेक्चर 3 है, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे पॉलीसैकेराइड्स की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉलीसैकेराइड्स, इसको अच्छे से देख लीजिएगा कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस इसके ऊपर बन सकते हैं और आईएमपी इसके ऊपर लगा दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स से पहले हम लोगों ने ऑलीसैकेराइड पढ़ लिया था, जिसमें हमने बताया था कि 10 कार्बोहाइड्रेट मतलब 10 मोनोमर यूनिट तक अगर है तो वो आपका ऑलिगोसैकेराइड रहेगा। अगर 10 से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं या 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं तो वो फिर आपका पॉलीसैकेराइड की कैटेगरी में आ जाएगा। मतलब यहाँ पर 10 से ज़्यादा मोनोमर यूनिट है, मोनोमर कहें या फिर हम कहें मोनोसैकेराइड यूनिट्स। मोनोसैकेराइड यूनिट्स यहाँ पर होती हैं कितनी? 10 से ज़्यादा होती हैं। कहने का मतलब है हम कह सकते हैं यहाँ पर चेन होती है, a chain of monosaccharides। मोनोसैकेराइड्स की यहाँ पर पूरी चेन होती है और उस चेन के अंदर नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स या नंबर ऑफ मोनोमर्स जो होते हैं वो 10 से ज़्यादा होते हैं। ये चेन जो है वो आपकी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ी होती है, ठीक है, जॉइंड बाय दी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जिससे यहाँ पर ये चेन आपस में जुड़ जाती है और यहाँ पर फॉर्मेशन होता है पॉलीसैकेराइड्स का। ये जो पॉलीसैकेराइड्स हैं इसके क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होमोपॉलीसैकेराइड होता है और एक हेट्रोपॉलीसैकेराइड होता है। यहाँ पर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। कितने प्रकार के हैं पॉलीसैकेराइड्स? 2 टाइप के हैं। ये किस बेसिस पर हम बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट्स, कि किस टाइप की मोनोमर यूनिट्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ मोनोमर यूनिट्स, मोनोमर यूनिट्स या टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स जो है वो किस प्रकार की हैं, उस बेसिस पर 2 टाइप के हैं। कौन कौन से हैं वो 2 टाइप? एक मैंने आपको बताया होमोपॉलीसैकेराइड्स और एक मैंने आपको बताया हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। जैसा कि नाम से भी समझ में आ रहा है, होमोपॉलीसैकेराइड्स, क्या समझ में आ रहा है कि यहां पर जो मोनोमर यूनिट्स होंगी वो सब एक ही जैसी होंगी, सेम, या फिर हम कहें आइडेंटिकल मोनोसैकेराइड यूनिट्स। यहां पर जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं वो सेम है, आइडेंटिकल यूनिट्स है, वो आपका होमोपॉलीसैकेराइड्स है। हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं उसके अंदर आपकी अलग अलग डिफरेंट टाइप की मोनोमर यूनिट्स होती हैं, हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। इसमें आपकी डिफरेंट अलग अलग टाइप की मोनोसैकेराइड यूनिट्स या फिर कहें मोनोमर यूनिट्स यहां पर पाई जाती हैं। उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे होमोपॉलीसैकेराइड के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम बात करें तो सेलुलोज, नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा। काइटिन का नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा। स्टार्च, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार्च ये आपने नाम सुना होगा। ग्लाइकोजन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये एनिमल के अंदर स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है, स्टोर्ड फूड मटेरियल किसमें? एनिमल के अंदर। एनिमल के अंदर स्टोर्ड फूड मटेरियल ग्लाइकोजन है, और ये जो स्टार्च है ये स्टोर्ड फूड मटेरियल है प्लांट्स के अंदर। स्टोर्ड फूड मटेरियल इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर स्टार्च होता है, वहीं एनिमल के अंदर आपका ग्लाइकोजन देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और होता है जाइलन। जाइलन, ये जितने भी एग्जाम्पल है वो सब आपके होमोपॉलीसैकेराइड्स के हैं। चलो ये काम करते हैं, पहले इन्हीं को पढ़ लेते हैं, फिर हेट्रोपॉलीसैकेराइड की तरफ चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर सेलुलोज की। सेलुलोज, सिंपल सा बात है यहां पर। सेलुलोज की अगर हम बात करें तो प्लांट के अंदर मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा यही पाया जाता है प्लांट के अंदर। ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूं मैं, प्लांट के अंदर छोड़ो, मैं तो ये कहता हूं जो बायोस्फीयर है ना उसमें सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि कार्बन है इसके अंदर, तो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है बायोस्फीयर में वो यही है। सबसे ज्यादा अबंडेंट, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाने वाला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आपका यही है।
इसके अंदर बेसिकली अनब्रांच्ड चेन होती है, ध्यान रखना इसमें ब्रांचिंग नहीं होती, इसके अंदर ढेर सारे आपके ऐसे यूनिट्स होती हैं। ये काम करते हैं, थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं, इस तरह की यूनिट्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी और वो ऐसे एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। और ध्यान रखिएगा लीनियर होंगी, बिल्कुल भी ब्रांचिंग उनके अंदर नहीं पाई जाती है, ब्रांचिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पर। लीनियर अनब्रांच्ड पॉलीमर है, काय के ग्लूकोज के। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ग्लूकोज है, तो ये आपको लीनियर अनब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज जो यूनिट है या ग्लूकोज जो है, ढेर सारे ग्लूकोज होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, बॉन्ड से। बॉन्ड मतलब लिंकेज कहते हैं। तो यहाँ पर जो लिंकेज होती है, जैसे ये जो बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, इस बॉन्ड को कहते हैं बीटा बन 4 लिंकेज। ये जितने भी बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं, ये बॉन्ड हो गया, ये हो गया, ये जितने भी बॉन्ड है, ये सब क्या है भाई, आपके बन 4 लिंकेज बॉन्ड होते हैं। सभी की सभी बन 4 लिंकेज बॉन्ड है। तो ढेर सारी ग्लूकोज की यूनिट्स हैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर सेलुलोज के अंदर जो मोनोमर यूनिट है वो क्या है, आपकी ग्लूकोज है। इस बात को ध्यान रखिएगा, मोनोमर यूनिट यानी मोनोसैक्राइड यूनिट यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज है। तो ढेर सारे ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं, ठीक, और बीटा बन 4 लिंकेज से जुड़ते हैं, एक लीनियर अनब्रांच्ड चेन बनाते हैं ग्लूको अपनी पॉलीमर की, ग्लूकोज पॉलीमर की, जिसको हम लोग सेलुलोज कहते हैं। सेकंड हम बात करें यहां पर काइटिन की। काइटिन, ये भी आप लोगों ने काफी बार सुना होगा। काइटिन की अगर बात की जाए तो आपको इंसेक्ट की बॉडी वॉल में देखने को मिल जाएगा काइटिन। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपको फंगस की सेल वॉल में देखने को मिलता है, फंगल सेल वॉल के अंदर देखने को मिलता है। ये जो काइटिन होता है ना, इसको हम लोग फंगल सेलुलोज भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड फंगल सेलुलोज, फंगल सेलुलोज। इस पर ना आईएमपी लगा देना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि काइटिन को फंगल सेलुलोज के नाम से भी जाना जाता है। काइटिन की बात की जाए तो काइटिन भी एक लीनियर कंपाउंड है, ठीक है, मतलब लॉन्ग चेन होती है, पॉलीमर है बेसिकली, इसमें भी कोई ब्रांचिंग वगैरह देखने को नहीं मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है इसके अंदर वो है कि भाई इसमें ग्लूकोज नहीं होता, इसमें होता है नाग। नाग मतलब वो सांप नहीं, पूरा नाम है उसका एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन यूनिट, ये इसके अंदर पाई जाती है। तो बेसिकली ये लॉन्ग चेन पॉलीमर है नाग का, NAG, इस चीज को याद रखना। आप लोगों ने अगर कभी बैक्टीरिया को पढ़ा हो, बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है उसको आपने देखा होगा, देखा क्या, पढ़ा होगा, देखा तो कर किसी ने नहीं, डायग्राम वगैरह में ही देखा है हम लोगों ने भी। तो आप जब उसकी बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को पढ़ते तो वहां पर देखते हो कि बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है वो आपकी म्यूकोपेप्टाइड की बनती है। तो वो जो म्यूकोपेप्टाइड है वहां पर भी ऐसे 2 यूनिट पाई जाती हैं, जिसमें से एक यूनिट होती है नाग और एक होती है नाम, जिसमें बोलते हैं अपन एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और एक होती है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। तो वो जो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है वो यहां पर भी प्रेजेंट होता है। इसका पूरा नाम लिख लीजिए आप, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन की यूनिट होती है, मतलब कुछ इस तरीके से ये प्रेजेंट होता है। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन की यहां पर यूनिट होती है और वो इस तरीके से लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, काइटिन। ये इस तरीके से प्रेजेंट होता है। और यहां पर भी जो बॉन्ड होते हैं ना, जैसे ये बॉन्ड हो गए, ये बॉन्ड हो गए, इनको हम लोग बोलते हैं बीटा बन 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या कहा जाता है इसको, बीटा बन 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक, इस बात को याद रखना। सेलुलोज के बाद दूसरा मोस्ट अबंडेंट नेचुरल बायोपॉलीमर यही है। नंबर 1 पर तो भाई सेलुलोज ही था, उससे ज्यादा कोई नहीं है। सेकंड मोस्ट अबंडेंट नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल बायोपॉलीमर, बायोपॉलीमर इन दी बायोस्फीयर, बायोस्फीयर के अंदर सेकंड, दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला नेचुरल पॉलीमर कौन सा है, तो वो आपका काइटिन ही है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर स्टार्च। अब स्टार्च के बारे में आप थोड़ा देख लीजिए, आईएमपी लगा दीजिए स्टार्च को, इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या चीजें हैं स्टार्च के अंदर पढ़ने के लिए। स्टार्च सबसे पहले तो ये भी आपका होमोपॉलीसैकेराइड है, तो इसकी मोनोमर यूनिट क्या है, इसकी मोनोमर यूनिट है ग्लूकोज, सॉरी मोनोमर यूनिट, या हम कहें मोनोसैकेराइड यूनिट यहां पर है ग्लूकोज, उसको हम लोग डी ग्लूकोज कहते हैं।
तो ग्लूकोज की यहाँ पर चेन पाई जाती है। अब चूंकि यहाँ पर 2 प्रकार की चेन होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो बेसिकली अल्फा लिंकेज से जुड़ी होती है। तो ये हम ये कहें कि भाई ये जो पहले तो स्टार्च है, ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला पॉलीसैकेराइड है, मोस्ट अबंडेंट पॉलीसैकेराइड है प्लांट के अंदर, मोस्ट अबंडेंट पॉलीसैकेराइड्स इन दी प्लांट्स के अंदर बेसिकली ये पाया जाता है। स्टार्च जो होता है ना, ये बेसिकली 2 कंपोनेंट से मिलता है। मतलब स्टार्च के पास बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, पार्ट कहिए या फिर हम कह सकते हैं कंपोनेंट है। कितने कंपोनेंट हैं इसके पास? 2 कंपोनेंट हैं। कौन कौन से हैं वो 2 कंपोनेंट? एक तो है इसमें अमाइलोज और एक है इसके अंदर अमाइलोपेक्टिन। यानी कि स्टार्च हमेशा अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का मिक्सचर होता है। अमाइलोपेक्टिन, ये 2 चीजें हमेशा स्टार्च के अंदर पाई जाती हैं। यानी स्टार्च जो है वो अमाइलो प्लस अमाइलोपेक्टिन होता है। अमाइलोज की बात की जाए तो ये लगभग 15 से 20% होता है। किसी भी स्टार्च के अंदर अमाइलोज 15 से 20% है, और बाकी का 80 से लेकर के 85% तक अमाइलोपेक्टिन देखने को मिल जाता है। दुनिया का कोई भी स्टार्च हो, हर स्टार्च के अंदर अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन होता है, और इसी रेशो में होता है। 15 से 20% अमाइलोज होता है और 80 से 85% आपका अमाइलोपेक्टिन होता है। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में समझते हैं। जैसे अमाइलोज के बारे में चर्चा करें। अमाइलोज क्या बताया मैंने कि एक तो डी ग्लूकोज की यूनिट होती है। अमाइलोज के बारे में खास बात, एक तो ये अनब्रांच्ड है, इसकी ब्रांचिंग नहीं होती है। ऊपर से ये हेलिकली अरेंज्ड है। कैसा है? हेलिकली अरेंज्ड डी ग्लूकोज यूनिट्स इसके अंदर पाई जाती है। मतलब ग्लूकोज यूनिट होती हैं और वो हेलिकली अरेंज्ड होती हैं, जो कि अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। यहाँ पर बेसिकली अगर मैं इस यूनिट की बात करूं तो कम से कम 200 से लेकर के 2000 यूनिट इसमें पाई जाती हैं, जो आपस में जुड़ी होती हैं। किससे? जॉइंट बाय दी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जो कि अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से या अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। कैसी रहती हैं भाई? इस तरीके से होती हैं। मतलब ये इस तरीके का पैटर्न होता है, ये है। ठीक है, इसी को आप ऐसे बना लो गोल गोल। मतलब इसी में क्या है आपके ये यूनिट्स हैं, इसी में आप बना लीजिए ऐसे। ऐसे ढेर सारी यहाँ पर ग्लूकोज की यूनिट होती हैं, वो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और ऐसे हेलिकली प्रेजेंट होती हैं। कोई भी ब्रांचिंग वहां पर नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ब्रांचिंग वहां पर नहीं पाई जाती है, ऐसे ही हेलिकली अरेंज्ड होते हैं वो। इस तरह से हेलिकली यहां पर आपके वो अरेंज होते हैं। एक हेलिक्स में आपके 6 ग्लूकोज यूनिट देखने को मिल जाते हैं। एक हेलिक्स का मतलब हो गया आपका, जैसे कि ये यहां से हमने शुरू किया है यहां तक, ये जो आपका दिख रहा है ये एक हेलिक्स है। सिंपल सा पॉइंट आप लोग तो याद रखिएगा। क्या याद रखना है आपको? 1 हेलिक्स। एक हेलिक्स जो होता है उसके अंदर 6 यूनिट पाई जाती है। किसकी? ग्लूकोज की। 6 यूनिट ऑफ द ग्लूकोज। एक हेलिक्स में 6 यूनिट अपन को देखने को मिल जाती है। और खास बात इसकी कि ये आपका सॉल्युबल है गर्म पानी में। इट इज सॉल्युबल इन दी हॉट वाटर। जब हम स्टार्च को गर्म पानी के अंदर मिलाते हैं तो आप देखते हो स्टार्च घुल जाता है। तो जो घुलने वाला पार्ट है स्टार्च के अंदर वो यही है, अमाइलोज है, यही है। और इसको आयोडीन के साथ जब हम ट्रीट कराते हैं तो ये ब्लू ब्लैक कलर देता है। आयोडीन सॉल्यूशन होता है ना, स्टार्च टेस्ट के लिए रहता है। तो जब आयोडीन का अगर ट्रीटमेंट इस अमाइलोज के साथ होगा स्पेशली, तो वो ब्लू ब्लैक कलर देता है। इट गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विद द आयोडीन ट्रीटमेंट। आयोडीन ट्रीटमेंट के साथ इसका जो कलर है वो कैसा आता है? ब्लू ब्लैक कलर का आता है। आपने कभी प्रैक्टिकली इस चीज को नोटिस किया है कि नहीं किया? वैसे तो किया होगा। आप चावल बनाइएगा, नॉर्मल जो आपके घर में चावल होते हैं और बनाते ही हो कभी कभी, तो आप इस चीज को नोटिस करना। जब हम लोग चावल बना लेते हैं, मतलब चावल पक जाते हैं, पकने के बाद जब उन चावल को आप थोड़े समय के लिए रख दीजिए, ठंडा करने के लिए छोड़ दीजिए, मतलब उनके ऊपर हवा खाने दीजिए, उनको थोड़ा सा एयर में कांटेक्ट में आ जाए, तो आप देखते हो कि वो चावल थोड़े से हार्ड हो जाते हैं कुछ समय बाद रखने के बाद। शुरुआत में हमने पकाए हैं तो बहुत सॉफ्ट है, 1-2 घंटे के लिए खुली हवा में छोड़ दीजिए तो वो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, स्टिफन हो जाते हैं।
बेसिकली वो जो स्टिफनेस उसके अंदर आती है, वो जो हार्डनेस आती है कुक्ड चावल के अंदर, रखे हुए चावलों को अगर रख दीजिए, मतलब पकाए हुए चावलों को अगर कुछ समय के लिए रख दीजिए तो उसमें स्टिफनिंग आ जाती है, स्टिफनेस, थोड़ा सा हार्डनेस उसके अंदर आता है, वो इसी अमाइलोज की वजह से आता है। तो इट कॉजेस, इस अच्छा पॉइंट है ये आपके फूड साइंस वालों के लिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा पॉइंट है। इट कॉजेस स्टिफनेस इन द कुक्ड राइस आफ्टर कीपिंग सम टाइम, उसे कुछ समय के लिए अगर रख दिया जाए या कुछ समय के लिए उसको अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अंदर स्टिफनेस या स्टिफनिंग बेसिकली आ जाती है, हार्डनेस बेसिकली हमको देखने को मिलती है। इसके मॉलिक्यूलर वेट की अगर बात की जाए तो मॉलिक्यूलर वेट आपको 10,000 से लेकर के 1 लाख तक देखने को मिल जाता है। डाल्टन की बात कर रहा हूं मैं, 10,000 से लेकर के 1 लाख, 5 जीरो होगी ना, हाँ, तो 10,000 से लेकर के 1 लाख तक बेसिकली इसका मॉलिक्यूलर वेट हमको देखने को मिल जाता है। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कोई ऐसा एग्जाम्पल कुछ, तो आप अगर देखना चाहो इसको तो मटर के अंदर आप इसे देख सकते हो। पी स्टार्च, मेनली मटर के अंदर आपको जो स्टार्च देखने को मिलेगा वो यही वाला देखने को मिलेगा, अमाइलोज वाला मेनली। वैसे तो सभी स्टार्च के अंदर आपको अमाइलोज देखने को मिलता है, सभी स्टार्च के अंदर, लेकिन अमाइलोज की अगर आपको मैक्सिमम क्वांटिटी चाहिए, अगर आपको मैक्सिमम क्वांटिटी में रिच में अगर आपको स्टडी करना है तो आप मटर को देखो। आप कहोगे मटर के अंदर भी सर स्टार्च होता है कि, मटर तो एक पल्सेस क्रॉप है, उसमें तो प्रोटीन ज़्यादा है सही बात है, लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, कार्बोहाइड्रेट के तौर पर वहाँ पर स्टार्च पाया जाता है, उस स्टार्च के अंदर अमाइलेज जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर अमाइलोपेक्टिन पर। अमाइलोपेक्टिन, चलो भाई ये देखो अमाइलोपेक्टिन में क्या है। अमाइलोपेक्टिन जो है ये ब्रांच्ड है, इस बात को ध्यान रखना। ये कैसी चेन है, ये एक ब्रांच्ड चेन है। अभी तक हमने जितनी भी पढ़ी सब अनब्रांच्ड पढ़ी है, ये ब्रांच्ड चेन है। इसमें 2000 से लेकर के 2 लाख तक अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट पाई जाती हैं। कितनी, 2000 से लेकर के 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5, हाँ, तो 2000 से लेकर के 2 लाख तक अल्फा डी ग्लूकोज इसके अंदर है। इतनी यूनिट इसके अंदर पाई जाती हैं अल्फा डी ग्लूकोज की, और वो आपस में ज्वाइंट कैसे रहती हैं, वही ज्वाइंट बाय दी 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहिए या 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहिए, ठीक है। और ये ब्रांच्ड होती हैं, इसमें ढेर सारी ब्रांचिंग अपन को देखने को मिल जाती है, इस बात को अपन को ध्यान रखना है। देखो क्या रहता है इसके अंदर, मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा देता हूं। जैसे ये आपकी ग्लूकोज है, ठीक है, ये आपके ऐसे जुड़े हैं। जो स्ट्रेट ब्रांच है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इसको, इसमें अच्छा पॉइंट बन सकता है। जैसे मान लीजिए ये हमने यहां पर बना दिया। अब पहले तो हमने ये स्ट्रेट ब्रांच बनाई है, इस स्ट्रेट ब्रांच के अंदर जो बेसिकली अपने जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। यानी कि ये जो आपको दिख रहे हैं ये है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बेसिकली ये जुड़े हुए हैं। और जब इसकी ब्रांचिंग होती है तो ब्रांचिंग जो बेसिकली चेन होती है वो 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ते हैं एट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। जैसे मान लीजिए यहां से इसकी ब्रांचिंग जा रही है, ये इसकी ब्रांचिंग है, मान लीजिए ये इसका ब्रांच है, मान लीजिए यहां से ये आपका ये हमने ब्रांचिंग कर दी, ये मान लीजिए यहां से इसकी ब्रांचिंग है। तो एट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या है, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, किस जगह पर ये जो ब्रांच है वो जुड़ी हुई है, तो ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है यहां पर पाया जाता है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बात बड़ी छोटी सी लग रही है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। एक जगह है 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एक है जगह है 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, है दोनों अल्फा ही। वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ब्रांच चेन जो जुड़ी होती है इस स्ट्रेट चेन से, तो जिस जगह पर ये जुड़ती है उस जगह पर अपन बॉन्ड रखते हैं 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसके बारे में खास बात कि अमाइलोपेक्टिन पानी में कभी घुलता नहीं है। अमाइलोपेक्टिन ये कैसा है, नॉन सॉल्युबल है पानी के अंदर, जबकि अमाइलोज हमने कहा था वो पानी के अंदर घुल जाता है। तो हम जब कहते हैं कि जो स्टार्च हमारा पानी में घुल जाता है वो बेसिकली अमाइलोज वाला पार्ट घुलता है, अमाइलोपेक्टिन पानी में नहीं घुलता है। और ये आयोडीन ट्रीटमेंट के साथ देता है रेड या पर्पल कलर, गिव्स पर्पल या फिर रेड कलर विद द आयोडीन ट्रीटमेंट।
आयोडीन ट्रीटमेंट के साथ ये रेड या पर्पल कलर बेसिकली आपका प्रोवाइड करता है। ठीक, अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आप इसे पकाते हो, कोई भी आप सब्सटेंस ले लीजिए या स्पेशल आप स्टार्च ले लीजिए, जैसे कॉर्न स्टार्च मार्केट में आता है, कॉर्न स्टार्च आप लेकर के आओगे तो अब बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं, अलग अलग कुकिंग चैनल में आपने देखा होगा। बेसिकली उसका जो यूज़ किया जाता है कॉर्न स्टार्च का, वो रहता है किसी भी सॉल्यूशन को गाढ़ा बनाने के लिए, थिक बनाने के लिए, और यही इसका काम है बेसिकली। ये जो अमाइलोपेक्टिन देख रहे हो ना, अगर इसको आप पानी में बॉईल करते हो तो ये पानी को गाढ़ा कर देगा, थिकनेस लेकर के आता है। ये रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द थिकनिंग ऑफ वाटर ऑन द बॉइलिंग, ऑन दी बॉइलिंग। तो ध्यान रखिएगा, पानी को गाढ़ा करना, जब अपन पानी के अंदर स्टार्च मिला देते हैं और उसको बॉईल करते हैं तो जो पानी गाढ़ा होता है उसमें जो थिकनेस आती है, वो थिकनेस बेसिकली इसी अमाइलोपेक्टिन की वजह से आती है। ठीक, अच्छा मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट अमाइलो से तो बहुत ज़्यादा है, 50,000 से लेकर के 10 लाख तक देखने को मिलता है। डाल्टन में रहता है 50,000 से लेकर के 10 लाख। 10 लाख में अपन को लगानी है कितनी, 6 जीरो, हाँ 6 जीरो, इतना मॉलिक्यूलर वेट आपको देखने को मिल जाएगा डाल्टन, इतना मॉलिक्यूलर वेट इसके अंदर अपन को रहता है। अगर आपको ये सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में देखना है, वैसे तो सभी स्टार्च के अंदर अमाइलोपेक्टिन या अमाइलोस दोनों ही होते हैं, लेकिन आपको कोई पर्टिकुलर माइलोपेक्टिन को स्टडी करना है कि किस में मिलेगा, तो आप चावल को स्टडी कर सकते हो, आप मेज को स्टडी कर सकते हो, ये आपको सबसे ज़्यादा रिच मिलेंगे अमाइलोपेक्टिन में। अमाइलोपेक्टिन इनके अंदर भरपूर मात्रा के अंदर पाया जाता है। ठीक है जी, ये तो हो गया होमोपॉलीसैकेराइड्स। अब आते हैं हम लोग हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स पर। हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स, तो जैसा मैंने बताया कि हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप की यूनिट्स होती हैं, उसमें सेम टाइप की यूनिट नहीं होती, उसमें डिफरेंट टाइप्स की मोनोमर यूनिट्स होती हैं, यानी कि जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं वो अलग अलग देखने को मिलती हैं। सेम टाइप की यूनिट आपको देखने को नहीं मिलेगी, डिफरेंट टाइप की मोनोमर यूनिट्स देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल याद करो, सबसे पहले तो पैक्टिन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पैक्टिन क्या है, एक हेट्रोपॉलीसैकेराइड है। हेमीसेलुलोज का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हेमीसेलुलोज क्या है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पेप्टाइडोग्लाइकन के बारे में बताया। पेप्टाइडोग्लाइकन जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल में पाया जाता है। एक्चुअल में बैक्टीरियल सेल वॉल जो होते हैं वो इसी की बनी होती है। ये पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन है, प्रॉपर स्पेलिंग लिखो इसकी, पेप्टाइडोग्लाइकन। ये पेप्टाइडोग्लाइकन भी क्या है, ये भी एक हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स है। और अगार, नाम सुना है ना, अगार अगार या एगरोज भी अपन इसको कह सकते हैं, ये भी आपका क्या है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स है। और एक अपना ग्लाइको क्या था तो नाम है उसका, ग्लाइको अमाइनो ग्लाइकन्स बोलते हैं उसको। एक होता है ग्लाइको अमाइनो ग्लाइकन्स, एक ये भी है इसके अंदर ग्लाइको, क्या अजीब सा तो नाम है उसका, ग्लाइकोसा अमाइनो ग्लाइकन्स ऐसा कुछ करके है, ग्लाइकोसा, एस और लगा दो इसके अंदर, यही है आई थिंक, मुझे कमेंट में बताइएगा सही लिखा है कहीं लिखा। ग्लाइकोस अमाइनो ग्लाइकन करके एक है, वो भी आपका हेट्रोपॉलीसैकेराइड में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या रहता है भाई, प्रोटीन, लिपिड, पेप्टाइड्स, ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं इनके साथ। जैसे एक एक करके अपन पढ़े, सबसे पहले मैं आपको पैक्टिन के बारे में बताता हूं। पैक्टिन की जब हम बात करते हैं तो पैक्टिन आपको ढेर सारा, बहुत सारा देखने को मिल जाएगा। पैक्टिन के अंदर होता क्या है, कौन कौन सी इसमें मोनोमर यूनिट होती है, सबसे पहले तो इसी बात को समझो। मैंने बताया कि भाई ये डिफरेंट टाइप के मोनोमर यूनिट से बना है, तभी तो हेट्रोपॉलीसैकेराइड है। क्या क्या पाया जाता है इसके अंदर, इसके अंदर पाई जाती है एक तो गैलेक्टोर्यूनिक एसिड, गैलेक्टोज और अरेबिनोज, तीन चीजें हैं इसके अंदर। गैलेक्टोर्यूनिक एसिड जो है वो मिथाइलेटेड है, मिथाइलेटेड गैलेक्टोर्यूनिक एसिड, याद रखिएगा। प्लस दूसरा इसमें पाया जाता है गैलेक्टोज, गैलेक्टोज प्लस, और इसमें पाया जाता है अरेबिनोज। तो ये तीन अलग अलग प्रकार की यूनिट इसमें पाई जाती हैं, इसलिए तो ये क्या है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड है। खास बात कहां कहां मिलेगा आपको, पैक्टिन आपको देखने को मिल जाता है इन दी सेल वॉल ऑफ द प्लांट। अगर आपको ध्यान हो, आपने अगर पढ़ा हो कभी प्लांट सेल वॉल, तो उसमें आपने मिडिल लेमेला पढ़ा होगा।
मिडिल लेमेला के साथ, मिडिल लेमेला के अंदर ये जो पैक्टिन होता है वो पैक्टिन कैल्शियम के साथ और मैग्नीशियम के साथ मिलकर के, या तो कैल्शियम और मैग्नीशियम या दोनों के साथ मिलकर के क्या बनाता है, कैल्शियम या फिर हम कहें मैग्नीशियम पैक्टेट, जिसको अपन कहते हैं प्लांट सीमेंट। प्लांट सीमेंट, या सिंपल सी हम कहें कि जो मिडिल लेमेला है वो इसी पैक्टिन का बना होता है। हालांकि पैक्टिन में उसके साथ थोड़ा सा आपको ये भी मिल जाता है। तो ये है पैक्टिन। इसके अलावा पैक्टिन जो होता है वो सेलुलोज फाइब्रिल्स को भी आपस में बाइंड करता है। क्या होता है, सेल बॉल जो होते हैं वो काय की बनी होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बेसिकली वहां पर फाइबर होते हैं। ये ऐसा मान लीजिए कि भाई अपने पास यहाँ पर छत ढालने के लिए सलिया है बहुत सारा, लोहे का जो स्टील का सलिया होता है ना, उससे छत बनाते हैं अपन लोग, आरसीसी की छत जो डलती है। तो वो जो सलिया होता है वो सलिये के बंडल हमको बनाने हैं। तो वो सलिये के जो बंडल होते हैं उनको बांधने के लिए हमको यहाँ पर कुछ चाहिए, कुछ तार, कुछ फाइबर हमको चाहिए। तो यहाँ पर जब सेल बॉल बनाई जाती है तो सेल बॉल में वो जो सलिये हैं ना, उनको मान लीजिए कि ये सेलुलोज के फाइबर ऐसे रहते हैं, ऐसे इस तरीके के सलिये रहते हैं। ये मान लीजिए उनका बंडल है। इनको आपस में बांधने के लिए यहाँ पर हमको जरूरत पड़ती है किसकी, पैक्टिन की। तो पैक्टिन बेसिकली क्या करता है, इनको आपस में बाइंड करके रखता है, बाइंड टू ईच अदर। सेलुलोज फाइबर को आपस में जोड़ने का काम किसका है, इसी पैक्टिन का होता है। पैक्टिन ही यहां पर सेलुलोज फाइब्रिल को आपस में बाइंड करके रखता है। क्या ये पैक्टिन पानी में घुल सकता है, बिल्कुल घुल सकता है। पैक्टिन पानी के अंदर सॉल्युबल है। पैक्टिन इज सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी के अंदर सॉल्युबल है। आपने एक एल्गी का नाम सुना होगा जिसका नाम है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा जो एल्गी है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसके ऊपर एक स्लाइमी लेयर होती है, एक चिपचिपी लेयर होती है। वो चिपचिपी लेयर बेसिकली इसी पैक्टिन की वजह से होती है। स्लाइमी लेयर ऑन द एल्गी लाइक स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा ये बेसिकली काय की वजह से है, ड्यू टू दी पैक्टिन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, पैक्टिन की वजह से बेसिकली वो स्लाइमी लेयर देखने को मिल जाती है। ये पैक्टिन जो होता है वो बेसिकली जेली बनाने में काम आता है। आपको अगर कभी जैम जेली वगैरह बनानी हो तो आप देखते हैं कि जैम जेली बनाने में पैक्टिन कंटेंट को बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। पैक्टिन जो है वो जेली फॉर्म करता है शुगर और एसिड की प्रेजेंस में। पैक्टिन फॉर्म द जेली इन प्रेजेंस ऑफ शुगर एंड एसिड। अगर इसको शुगर और एसिड मिल जाए तो उसके साथ मिलकर के ये क्या बना सकता है, जेली बना सकता है। तो कमर्शियल लेवल पर जैम और जेली बनाने में इसका बहुत यूज होता है। कमर्शियली इट इज यूज्ड इन मेकिंग जैम एंड जेलीज। जैम और जेलीज जो प्रोडक्ट हैं, आपके फूड प्रोडक्ट हैं, उसको बनाने में इसका बहुत यूज होता है। ठीक है, इसका अगर ट्रीटमेंट देना चाहें कि भाई कितना, मतलब प्रेजेंस पता करना चाहें, जैसे अपन स्टार्च की प्रेजेंस का पता लगाते हैं आयोडीन टेस्ट से, यहाँ पर मिथाइलिन ब्लू से इसकी प्रेजेंस का पता लगाते हैं। ये मिथाइलिन ब्लू के साथ वॉयलेट कलर देता है। इट गिव्स वॉयलेट कलर विद द मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू के साथ मिलकर के ये क्या देता है, वॉयलेट कलर देता है। ये तो पैक्टिन की बात हो गई। नेक्स्ट हम लोग बात करें यहां पर हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज ये भी नाम आप लोगों ने खूब सुना होगा, प्लांट के अंदर भरपूर मात्रा में देखने को मिलता है। हेमीसेलुलोज क्या है, इसमें भी भाई मोनोमर यूनिट, इसमें आपको ढेर सारे आपको पेंटोज शुगर और हेक्सोज शुगर देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली ये पॉलीमर है पेंटोज और हेक्सोज शुगर का, पॉलीमर ऑफ पेंटोज एंड हेक्सोज शुगर, या फिर अपन का है मोनोमर यूनिट। इसमें जो मोनोमर यूनिट है वो पेंटोज और हेक्सोज शुगर है। मोनोमर यूनिट, पेंटोज शुगर कौन कौन सी है और हेक्सोज शुगर कौन कौन सी है, ये पॉइंट है। पेंटोज शुगर में दो होते हैं, जाइलोज और अरेबिनोज। जाइलोज प्लस अरेबिनोज, ये जाइलोज और अरेबिनोज ये पेंटोज शुगर में है। हेक्सोज में होता है गैलेक्टोज और मैनोज। गैलेक्टोज प्लस मैनोज, ये आपको देखने को मिलेगा हेक्सोज के अंदर। तो ये चार टोटल डिफरेंट टाइप की यूनिट इसके अंदर पाई जाती है, जिससे आपका हेमीसेलुलोज बनता है। इसके अलावा इसमें ग्लूकोरोनिक एसिड और गैलेक्टोरोनिक एसिड भी पाया जाता है। इट आल्सो कंटेन ग्लूकोरोनिक एसिड
एंड गैलेक्टोर्यूनिक एसिड। तो ग्लूकोर्यूनिक एसिड और गैलेक्टोर्यूनिक एसिड ये भी आपको हेमीसेलुलोज में देखने को मिल जाएगा। कहाँ देखने को मिलता है? यूजुअली ये भी अपन को पाया जाता है प्लांट की सेल वॉल में, फाउंड इन दी प्लांट सेल वॉल। वहां पर भी ये क्या करता है? वही सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल को बाइंड करने में हेल्प करता है, बाइंडिंग दी सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स। जो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स हैं उनको आपस में जोड़ने का काम करता है, उनको बाइंड करने का बेसिकली काम करता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेप्टाइडोग्लाइकन। ये भी क्या है? आपका हेट्रोमर है। इसको ना अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। इसको हम लोग म्यूरिन भी बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड म्यूरिन, और म्यूकोपेप्टाइड, म्यूकोपेप्टाइड के नाम से भी इसको जाना जाता है। मेनली जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है ना, वो इसी की बनी होती है। बैक्टीरियल सेल वॉल आर मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। कई बार अलग अलग एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल काय की बनी होती है, तो वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है आपका सब इसी से बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन जो है ना, अब इसमें ध्यान से देखो आप, पेप्टाइडोग्लाइकन आपको दो शब्द नजर आ रहे हैं, एक पेप्टाइड और एक ग्लाइकन, यानी कि इसमें दो पार्ट होते हैं। एक तो भाई ग्लाइकन वाला पार्ट है इसमें, और एक इसमें पेप्टाइड वाला पार्ट है। तो दो पार्ट है इसमें, एक ग्लाइकन वाला पार्ट और एक पेप्टाइड वाला पार्ट। ग्लाइकन वाला जो पार्ट है इसमें दो शुगर डेरिवेटिव्स पाए जाते हैं। दो शुगर डेरिवेटिव्स हैं जिनके नाम अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने लिए थे जब मैं आपको काइटिन बता रहा था। वो दो शुगर डेरिवेटिव्स कौन कौन से हैं? एक तो है नाग और दूसरा है नाम। नाग क्या है वो मैंने आपको बता दिया था, नाम का लिख लीजिए, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड ये है। और इसका मैंने क्या बताया था? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ग्लूकोसामाइन। ये दो शुगर डेरिवेटिव्स इसके अंदर पाए जाते हैं, नाग और नाम। ये दोनों ना अल्टरनेटिव प्रेजेंट होते हैं, एक साथ कभी प्रेजेंट नहीं होंगे, अल्टरनेटिव। जैसे यहां पर ये है भाई आपका नाग, तो इसके बाद जो दूसरा रहेगा वो आपको नाम मिलेगा, फिर इसके बाद आपको नाग मिलेगा, फिर इसके बाद आपको नाम मिलेगा, फिर इसके बाद आपको नाग मिलेगा। ऐसे अल्टरनेटिव प्रेजेंट होते हैं, कभी भी एक साथ नहीं मिलेंगे आपको। दीज टू शुगर्स, ये जो दोनों, या सिंपल सा लिख लो, दीज नाग एंड नाम, ये जो नाग और नाम है ये अल्टरनेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कभी भी एक साथ नहीं होते, अल्टरनेटिवली प्रेजेंट। ठीक है, और यहां पर ये जो जुड़े हुए हैं इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं बीटा 1,4 लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये क्या है भाई? आपकी बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसके अंदर पाई जाती है। ये बेसिकली सेल के अंदर रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? सेल वॉल को रिजिडिटी देते हैं, प्रोवाइड्स दी रिजिडिटी टू दी सेल वॉल। हालांकि इसको पढ़ा जाए तो बहुत डिटेल में है, भी बहुत डिटेल में है। फिलहाल के लिए बस इतनी बातें आप लोग याद रखो इसमें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ब्रांचिंग होती है इसमें, ऐसा मैंने कि इसमें एक बना दिया, आपको ढेर सारे इसमें देखने को मिल जाएंगे। ऐसी ढेर सारी उसमें चेन होती है, और वही नाग नाम नाग नाम नाग नाम नाग नाम यही मिलेगा आपको, बस अल्टरनेट पैटर्न में होता है। फिर वो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब वो कैसे जुड़ते हैं, क्या जुड़ते हैं, इसको मैं एक अलग से लेक्चर में बता दूंगा, क्योंकि इसमें पूरा एक अलग ही सेपरेट लेक्चर चाहिए पेप्टाइडोग्लाइकन को पढ़ने के लिए। अगला जो है यहाँ पर उसको और देख लो, वो है अगार, जिसको हम दो बार बोलते हैं, अगार अगार। कई बार तो लगता है जैसे हकला के बोल दिया हो दो बार, अगार अगार तो एक्चुअल में दो बार ही बोला जाता है अगार अगार। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगार अगार नेचुरली अगर हमें किसी से लेना हो तो कहां मिलेगा? तो कुछ रेड एल्गी हैं, वहां से अपन इसको ले सकते हैं, जिससे कई बार क्वेश्चन आया है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी सम रेड एल्गी, कुछ रेड एल्गी के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। कौन कौन से हैं जी रेड एल्गी? एक है ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया, ये एक रेड एल्गी है। एक है कॉन्ड्रस, CHONDRUS, कॉन्ड्रस। और एक और है बड़ी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है
जेलिडियम, जेलिडियम, ये 3 रेड एल्गी हैं, इनके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनसे अपन को ये देखने को मिल जाएगा। इनके अंदर क्या क्या रहता है, इसमें गैलेक्टोज की 2 रहती हैं, एक डी गैलेक्टोज होता है और एक एल गैलेक्टोज होता है, ये इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। और हर 10 यूनिट के बाद एक सल्फेट ग्रुप इसमें प्रेजेंट रहता है। तो इसमें डी गैलेक्टोज प्लस एल गैलेक्टोज, ये दोनों आपको देखने को मिल जाएगी। और एट एवरी 10th यूनिट, हर 10वें यूनिट पर एक सल्फेट ग्रुप जो है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाता है, एक सल्फेट ग्रुप जो है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक, बस ये कहानी होगी भी अगार अगार की, इतनी बातें आप लोग याद रखिएगा। ये हो गया भाई आपका हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके फूड साइंस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा और अपने चैनल से जुड़े रहिएगा। और भी ऐसे ढेर सारे लेक्चर आपको मिलते रहेंगे फूड साइंस को लेकर के, फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम को लेकर के। और ये केवल फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम के लिए नहीं, बाकी की जो और एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, खास करके एग्रीकल्चर के, और भी बहुत सारे नॉन एग्रीकल्चर के एग्जाम है, वहां पर भी इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर में ये बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब पढ़ा जाता है। तो ये एक तरह से बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। तो फूड साइंस वाले बच्चों के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए, नॉन एग्रीकल्चर में भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और एग्रीकल्चर में भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहां पर भी इससे काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा इसको और इंतजार कीजिए नेक्स्ट लेक्चर का, वो भी जल्द ही आएगा। थैंक यू, जय हिंद।